Good morning, students. I am Brajesh Singh Chauhan, your English teacher, and today we will try to finish the second chapter of class 12th for English medium students. हम लोगों ने अभी तक पेज नंबर 9 के हाफ तक कर लिया था. स्टोरी कहाँ तक पहुँची थी कि मैडम लोइजल ने अपने नेकलेस को खो दिया है और उनके हस्बैंड जो है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों घर में सभी जगह ढूंढते हैं. उसके बाद उनके हस्बैंड जो है बाहर निकल जाते हैं. उसको ढूंढ करके वो आते हैं सुबह में कितने बजे, 7 बजे, राइट. हाँ, हर हस्बैंड रिटर्न अबाउट 7 o'clock. उसके बाद वो अगले दिन पूरे दिन भर न्यूज़पेपर ऑफिसेज़ में कांटेक्ट करते हैं, कैब कंपनीज़ में जाते हैं. उसके बाद न्यूज़पेपर में वो रिवार्ड के लिए इश्तहार भी निकलवाते हैं. पुलिस हेडक्वार्टर्स भी जाते हैं. वे सभी जगह इसकी शिकायत करते हैं कि उनकी वाइफ का नेकलेस जो है, डायमंड नेकलेस, वो खो चुका है. लेकिन इन सब के बावजूद, इन सारे अटेम्प्ट्स के बावजूद, ही डिडंट गेट दैट डायमंड नेकलेस. सो लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी अहेड. आगे पढ़ते हैं हम लोग. और आगे हमने ये भी पढ़ लिया था कि यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, सेड ही, दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ अ नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, दैट विल गिव अस टाइम टू टर्न अराउंड. हमने ये भी पढ़ लिया था कि मैथिल्डे के जो हस्बैंड है मिस्टर लोइजल, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि तुम अपने फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर को लेटर लिखो कि तुमने उनके नेकलेस का क्लैस्प तोड़ दिया है. क्लैस्प वो पार्ट है जहाँ से हम नेकलेस को टाई करते हैं, और तुमने उसको रिपेयर करने के लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, और ये टाइम हम लोग नेकलेस को अरेंज करने में यूज़ कर लेंगे. और जैसा उनके हस्बैंड ने कहा था, मैडम लोइजल ने वैसा ही लिखा. एट द एंड ऑफ द वीक, और ऐसे पूरा सप्ताह बीत गया, और फाइनली मैडम लोइजल ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को उस नेकलेस को अरेंज करना ही होगा. उसका रिप्लेसमेंट, मतलब हूबहू वैसा ही नेकलेस कोई हमें देखना होगा दूसरा. और अगले दिन वे लोग ज्वेलर्स के पास जाते हैं. वास्तव में जो नेकलेस, डायमंड नेकलेस था, वो एक बॉक्स में आया था, वेल फर्निश्ड बॉक्स था. उस बॉक्स के ऊपर उस ज्वेलर का नाम लिखा हुआ था. तो उस नाम को पढ़ के उस ज्वेलर के पास हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जाते हैं और दिखाते हैं कि इस बॉक्स में जैसा नेकलेस था हूबहू वही नेकलेस हमें चाहिए. तो ज्वेलर ये कहता है कि वास्तव में उसने सिर्फ उस बॉक्स को दिया था, न कि उस डायमंड नेकलेस को भी उसने दिया था. उसने उस डायमंड नेकलेस को नहीं सेल किया था, सिर्फ उसने उस बॉक्स को सेल किया था मैडम फॉरेस्टियर को, राइट. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट, और वो लोग फिर अलग जगह पे ढूंढने लगते हैं. दे फाउंड इन अ शॉप एट पैलेस रॉयल. पैलेस रॉयल एक इलाका है, एरिया है, जहाँ पे एक शॉप में उनको हूबहू वैसा ही डायमंड दिख जाता है. उसकी कीमत 40,000 फ्रैंक्स रहती है. दे कुड हैव इट फॉर 36. सो दे बेग द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days येट, एंड दे मेड अ बार्गेन दैट he should buy it back for 34,000 francs in case they should find the lost necklace before the end of the February. और वे लोग फिर बार्गेनिंग करते हैं कि 36 नहीं, चलो 34 फ्रैंक्स हम लोग पे कर देंगे. और बाय द एंड ऑफ फरवरी ख़त्म होने के पहले दे शुड फाइंड द लॉस्ट नेकलेस. मतलब उन्होंने ये विचार किया कि फरवरी ख़त्म होने तक वो लोग उस नेकलेस को अरेंज कर लेंगे, ख़रीद लेंगे और वापस कर देंगे. लोइजल प्रोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. ही वुड बोरो द रेस्ट. मिस्टर लोइजल के फादर जो हैं, मरने के बाद उनके लिए 18,000 फ्रैंक्स उनके लिए छोड़ के गए थे. तो 18,000 फ्रैंक्स की तो
व्यवस्था हो गई। बाकी के जो मनी हैं ही वुड बोरो द रेस्ट, मिस्टर लोइजल ऐसा सोच रहे हैं कि बाकी के मनी वो लोग किसी से उधार ले लेंगे। ही डिड बोरो आस्किंग 1,000 फ्रैंक्स ऑफ वन, 500 ऑफ अनदर, 5 लुइस हेयर, 3 लुइस देयर। अब मिस्टर लोइजल ऐसा सोच रहे हैं कि एक आधा हज़ार पौंड्स, एक 1,000 फ्रैंक्स, मतलब 1,000 फ्रैंक्स वो किसी एक से ले लेंगे, 500 फ्रैंक्स वो किसी दूसरे से ले लेंगे, 5 लुइस इज़ यूज टू बी ए स्मॉलर यूनिट, राइट। जैसे हमारे यहाँ पैसा स्मॉलर यूनिट है, रुपया बड़ा यूनिट है, वैसा ही फ्रांस में लुइस जो है स्मॉलर यूनिट है और फ्रैंक लार्जर यूनिट है। फिर वो सोच रहे हैं 5 यहाँ से ले लेंगे, 3 वहाँ से, मतलब वो उनके दिमाग में चल रहा है कि वो सारी व्यवस्थाएं बना लेंगे, कुछ पैसे यहाँ से कुछ पैसे वहाँ से, जो उनके परिचित लोग हैं। ही गेव नोट्स, टुक अप ruinous obligations, dealt with usurers and all the race of lenders. He gave notes, took up ruinous obligations. उन्होंने इसके लिए नोट्स तैयार की। ruinous obligation, right? ruinous is a word here. obligation आप जानते हैं, OBLIGI, obligations, 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 right? तो ruinous का जो अर्थ है RUNIOUS, राइट। ruinous का अर्थ है OBLIGA, obligations। ऑब्लिगेशन एक ऑब्लिगेशन का अर्थ हो जाएगा मजबूरी, राइट, या दायित्व कह लीजिए, एहसान कर लीजिए। तो उन्होंने हर जगह पत्र लिखे, टुक अप ruinous obligations, और हर जगह कोशिश की कि किसी से उनको मदद मिल जाए। डील्ट विथ यूजरर्स का अर्थ है जो सूदखोर होते हैं, सूद ब्याज पे जो लोग पैसे चलाते हैं। डील्ट विथ मतलब ऐसे यूजरर्स के पास जाके, USURE, यूजरर्स, राइट, सूदखोर जिसको कहते हैं शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में कहें तो सूदखोर। तो मिस्टर लोइजल सूदखोरों के पास भी गए। ऑल द रेस ऑफ लेंडर्स, और हर प्रकार के जो पैसे उधार देने वाले हैं उनके पास गए। ही कॉम्प्रोमाइज्ड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, रिस्क साइनिंग अ नोट इवन without even knowing whether he could meet it, and frightened by the trouble yet to come, by the black misery that was about to fall upon him। और उन लोगों को ज़िंदगी के बाकी जो समय थे उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का, आगे की जो ज़िंदगी के जो समय है, रेस्ट ऑफ हिज लाइफ का अर्थ यही है कि उनको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। कहीं भी कुछ एक नोट साइन करने के पहले, जैसे आप कहीं भी बैंक में कोई फॉर्म भरते हैं तो वहाँ साइन करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी में साइन करते हैं आप, डिक्लेरेशन देते हैं। तो ऐसे कोई भी नोट साइन करने के पहले उन्हें उसको ध्यान से क्या करना पड़ा, पढ़ना पड़ा, ये सोचना पड़ा कि भविष्य में वो इसको चुका पाएंगे नहीं चुका पाएंगे। और इस बात का भी डर था उनको कि जो उनके आने वाले समय में जो परेशानियाँ आने वाली थी उनकी ज़िंदगी में। बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्राइवेटेशंस एंड मोरल टॉर्चर्स, ठीक है, और जो उनके ज़िंदगी में भौतिक कष्ट आने वाले थे, भौतिक संघर्ष, और मानसिक रूप से जो उनकी क्षति होने वाली थी, मानसिक रूप से भी जो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाले थे, टॉर्चर झेलने वाले थे, क्योंकि उनको डायमंड नेकलेस के लिए पैसों का इंतज़ाम करना था और इन पैसों का इंतज़ाम करना इतना आसान नहीं था। डैट ही वॉज टू सफ़र। ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, लेइंग अपॉन द ज्वेलर्स counter 36,000 francs. He went to get the new necklace, laying upon the jeweler's counter 36,000 francs. और जो नया नेकलेस उन लोगों ने देख रखा था, मिस्टर लोइजल जाते हैं और ज्वेलर्स के काउंटर पे 36,000 फ्रैंक्स रखते हैं, मतलब 36,000 फ्रैंक्स ले करके वो जो उन्होंने न्यू डायमंड नेकलेस हूबहू वैसा ही देखा था उसको ख़रीदने के लिए वो जाते हैं और पे करते हैं।
When Madame Loisel took back the necklace, Madame Forestier said to her with a chilly manner, "You should have returned it sooner. I might have needed it." अब उनकी जो वाइफ है मैडम लॉइजल, वो नेकलेस को लेके मैडम फॉरेस्टियर अपने फ्रेंड के पास जाती हैं और उनको दे देती हैं, वापस करती हैं इन अ चिली मैनर, बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे मैनर में वो वापस करती हैं हम्बली। और अपने नेकलेस को पुनः प्राप्त करके मैडम फॉरेस्टियर क्या कहती हैं, तुमको और पहले इसे वापस कर देना चाहिए था। यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती थी, तुम्हें और पहले इसे वापस करना चाहिए था। शी डिड नॉट ओपन द केस एज हर फ्रेंड हैड सो मच फियर्ड। इफ़ शी हैड डिटेक्टेड द सब्स्टिट्यूशन, व्हाट वुड शी हैव थॉट, व्हाट वुड शी हैव सेड? वुड शी नॉट हैव टेकन मैडम लॉइजल फॉर अ थीफ? अब वो चुपचाप उस केस को लेके, डायमंड नेकलेस एक केस में बंद है, उसको लेकर के वो अपने अलमारी में, शेल्फ में कहीं पे रख देती हैं, मतलब उसको चेक नहीं करती हैं, ओपन करके नहीं देखती हैं। और ऐसा नहीं करने पे मैथिल्डे जो है, मिसेस लॉइजल, वो सोचने लगती है कि अरे चलो अच्छा हुआ, लेकिन अगर मैडम फॉरेस्टियर ने केस को ओपन करके देखा होता और उन्होंने जो हम लोग रिप्लेसमेंट किया है, सब्स्टिट्यूशन का अर्थ है रिप्लेसमेंट, ओल्ड डायमंड नेकलेस की जगह हमने दूसरा हूबहू वैसा ही डायमंड नेकलेस रखा है उसमें, अगर ये बात वो डिटेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, पकड़ लेती हैं, तो सोचो उन्होंने क्या सोचा होता। और उन्होंने पक्का हम लोगों को एक चोर कह दिया होता, मुझे चोर कह दिया होता। वुड शी नॉट हैव टेकन मैडम लॉइजल फॉर ए थीफ? तो ऐसा डिटेक्ट करने पे उनके मन में अवश्य ऐसी धारणाएँ आती कि मैडम लॉइजल तो एक चोर निकली यार। Thereafter, Madame Loisel knew the horrible existence of the needy. She bore her part, however, with sudden heroism. That dreadful debt must be paid. She would pay it. They dismissed their servant. They changed their lodgings. They rented garret under the roof. अब मैडम लॉइजल के ज़िंदगी में जो उन्होंने उधार पे पैसे लेके उनके हस्बैंड ने, और उन पैसों की मदद से जो उन्होंने डायमंड नेकलेस वापस ख़रीदा था, तो उन पैसों को चुकाने के लिए उनके ज़िंदगी में अब कठिन संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। और शी बोर हर पार्ट हाउएवर विथ सडन हीरोइज़म, और मैडम लॉइजल अपने लाइफ में एक हीरोइक पर्सनालिटी, हीरोइज़म के साथ उभर के आती हैं। दैट ड्रीडफुल डेप्ट, डेप्ट का अर्थ है कर्ज, और ड्रीडफुल का अर्थ है बहुत ही भयंकर, राइट। तो उनका जो कर्ज अब इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसको राइटर ने यहाँ क्या किस वर्ड से शो किया, ड्रीडफुल, भयानक, बहुत भयंकर, बहुत ही ज़्यादा कर्ज उन्हें अब चुकता करने हैं। शी वुड पे इट, और ऐसा करने के लिए वे दोनों हस्बैंड वाइफ, मिस्टर लॉइजल एंड मैडम लॉइजल, क्या कर रहे हैं, मिसेस लॉइजल, उन्होंने अपने सर्वेंट को हटा दिया है अपने घर से, अपने लॉजिंग्स को चेंज कर दिए हैं। लॉजिंग्स का अर्थ क्या होता है, ठहरने का प्रबंध, मतलब घर में कम से कम संसाधन में वे लोग अपनी लाइफ को सेटअप कर रहे हैं। उन्होंने अपने छत पे जो उनका गैरेट था उसको भी क्या कर दिया उन्होंने, गैरेट इज़ अ काइंड ऑफ पोर्च, उसको भी किराए पे दे दिया है। शी केम टू नो व्हाट हैवी हाउस वर्क मीन्ड एंड द ओडियस केयर्स ऑफ द किचन। अब उनको पता चल रहा है कि लाइफ में हैवी हाउसवर्क का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। हैवी का अर्थ है बहुत ही ज़्यादा भारी, कठिन। हाउसवर्क का अर्थ है घर में जो कार्य होते हैं, घरेलू कार्य। तो चूँकि अब उन्होंने नौकर को हटा दिया है, तो अब घर के कार्य वो स्वयं खुद कर रही हैं। तो नाउ शी हैज़ कम टू नो दैट what heavy housework meant and the odious cares of the kitchen, और किचन के काम में भी कितना केयर रखना पड़ता है। odious, right? odious is a difficult word here, ODIOUS। odious का अर्थ क्या होता है, जो अप्रिय, घिनौना, किचन में बाहर छोटी चीज़ों की, छोटे बड़े कोनों की साफ़ सफाई करना। तो odious का अर्थ है घिनौना, किचन में गंदगी फैलती है।
शी वॉश द डिशेज यूजिंग हर डेंटी फिंगर्स एंड रोजी नेल्स ऑन ग्रीजी पॉट्स एंड पैन्स। अब वो खुद अपने जो हैं थाली धो रही हैं अपने डेंटी फिंगर्स। डेंटी का मीनिंग लास्ट एक बार और आ चुका है ये वर्ड, वी हैव ऑलरेडी हैव दिस वर्ड in the very beginning, DAINTY, dainty. DAINTY, dainty. dainty का अर्थ है ललित, मृदु। जो उनके ललित सुंदर हाथ है, सुंदर उंगलियां हैं, और जो उनके रोजी नेल्स हैं, गुलाबी कलर के जो उनके नाखून हैं, इन सब हाथों से वो खुद अपने बर्तन साफ़ कर रही हैं, अपनी थालियाँ धो रही हैं, अपने पॉट्स धो रही हैं, कढ़ाई धो रही हैं, यूटेंसिल्स धो रही हैं। शी वॉश्ड द सॉइल्ड लाइनेन, और वो लाइनेन जो एक तरह का कपड़ा होता है, उस सॉइल्ड लाइनेन का अर्थ है जो हम साफ़ी की तरह यूज़ करते हैं किचन में साफ़ सफाई के लिए, फ्लोर पे जो चलाते हैं, उन कपड़ों को भी वो खुद वॉश कर रही हैं। शर्ट्स अपने धो रही हैं, डिश क्लोथ, घर के जो किचन की जो साफ़ी है, डिश क्लोथ जिसको कहते हैं, जो प्लेट को साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं, इन सब को वो खुद वॉश कर रही है। शी ड्राइड अपॉन अ लाइन, शी टुक द स्लोप्स डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग एंड कैरीड अप द वाटर, स्टॉपिंग फॉर ब्रेथ एट एवरी लैंडिंग। और वो खुद अब स्लोप से नीचे चल के जा रही हैं रास्ते से हर सुबह, और वहाँ से पानी भर के लाती हैं। ऐसा उनको करने की आदत नहीं है। हर एक लैंडिंग के बाद, मतलब सीढ़ियों से वो चल के जा रही हैं, तो जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ती हैं तो एकाएक वो चढ़ नहीं पाती, तो वो बीच बीच में रुक करके सांसें भरती हैं, सांसें ले करके। मतलब शी इज़ फीलिंग वेरी डिफ़िकल्टी इन डूइंग ऑल दीज हर वर्क्स एंड ड्रेस्ड लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द फ्रूटरर, द ग्रोसर, द बुचर, a basket on her arm, bargaining, meeting with impertinence, defending the miserable money, so by so. So by so. Now अब वो कपड़े जो हैं एक साधारण महिला की तरह पहन रही है। ड्रेस लाइक ए वुमन ऑफ द पीपल, जो आम लोगों की जो महिलाएं होती हैं, जो उनकी मिसेज होती हैं, उनके तरह वो कपड़े पहन रही हैं। अब वो फ्रूटर के पास, फल विक्रेता के पास, सब्जी विक्रेता के पास, कसाई के पास मीट के लिए टोकरी लेके जब भी जाती हैं तो वहाँ बार्गेन करके ही सामान खरीदती हैं। बार्गेनिंग करती हैं, अगर उन्हें सही लगता है तब वो लेती हैं, अदरवाइज़ वो आगे बढ़ जाती हैं। मतलब अपने मिजरेबल लाइफ से वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं। एवरी मंथ दे हैड टू मीट सम नोट्स, रिन्यू अदर्स, ऑब्टेन मोर। हर हस्बैंड वर्कड इन द इवनिंग मेकिंग ऑफ ट्रेड्समैन अकाउंट, लेट एट नाइट ही ऑफन कॉपीड मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर 5 शूज अ पेज। और हर महीने उनको कोई ना कोई नोट्स जो हैं, मतलब कोई ना कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको फेस करना पड़ता है उनको। जैसे कोई ना कोई उनकी उधारी है, वो डॉक्यूमेंट उनके घर पे आता है, वो व्यक्ति लेके आता है कि आपको अभी पैसे ये लास्ट डेट है, आपको पैसे देने थे। तो इन सब चीज़ों का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है। उनके हस्बैंड भी जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं। शाम में वो शाम तक वर्कड इन द इवनिंग, शाम में वो ट्रेड्समैन अकाउंट, जो वहाँ पे व्यापारी है, उसके अकाउंट को वो मेकिंग करते हैं, अकाउंट मेकअप करते हैं, मतलब अकाउंट को उसमें जो भी डिटेल्स हैं फिल करते हैं, अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट। और रात में, देर रात में वो क्या करते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट की कॉपी करते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट की पहले क्या है, छपाई मशीन नहीं होती थी, तो एक पुस्तक से दूसरा, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती थी, वो कॉपी करके दूसरा पुस्तक तैयार करता था। तो एक पेज के लिए उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 5 शूज़। शूज़ इज़ अ काइंड ऑफ मॉनेटरी यूनिट देयर, सिक्कों को समझ लीजिए। दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर्स, और ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी जो है 10 साल तक चलती रही। किसकी, मिस्टर लॉइजल और मिसेस लॉइजल की।
एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड पेड एवरीथिंग, और 10 साल के बाद उन्होंने अपने सारे कर्ज जो हैं चुकता कर दिए. एवरीथिंग विद द रेट्स ऑफ यूजरी एंड द एक्यूमुलेशंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, और सब कुछ उन्होंने जैसा जो सूदखोरी का जो भी ब्याज है, जो दर है उसके अनुसार, और जो भी चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार भी जहाँ से उनको पैसे मिले थे, मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस रेट पे उनको पैसे मिले थे उसके अनुसार उन्होंने 10 साल में दोनों हस्बैंड वाइफ ने सारे कर्ज चुका दिए. मैडम लोइजल लुक्ड ओल्ड. अब मैडम लोइजल जो है बूढ़ी दिखने लगी हैं. शी हैड बिकम द वुमन ऑफ इम्पोवरिस्ड हाउस होल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ. अब वो एक वैसे परिवार की महिला दिखती है जो बहुत सारी चीज़ों से क्या होता है, इम्पोवरिस्ड का अर्थ है जो गरीबी का शिकार होता है, IMPOVER, इम्पोवरिस्ड, राइट, जिसको आर्थिक रूप से बहुत ही कंगाल कहते हैं. तो वैसे घर की महिला दिख रही हैं जो बहुत ही जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती. स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड एंड रफ, और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा रफ दिखने लगी हैं, स्ट्रॉन्ग दिखने लगी है. जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली के और जो गरीब लोग होते हैं बहुत ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो दिन रात काम करते हैं. विथ फ्राउजी हेयर्स, स्कर्ट्स एस्क्यू एंड रेड हैंड्स. अब उनके जो बाल भी हैं वो क्या हो रहे हैं, फ्राउजी हेयर्स, राइट, FROWSY. फ्राउजी हेयर्स का अर्थ क्या है, मतलब उनके जो बाल हैं वो क्या हैं, पहले जैसे काले नहीं रहे. FROWSY, फ्राउजी हेयर्स, राइट. उनके जो स्कर्ट्स हैं वो भी साधारण हैं. एस्क्यू एंड रेड हैंड्स. एस्क्यू का अर्थ होता है तिरछा, टेढ़ा, मतलब उनकी जो हाथ हैं वो टेढ़ी नहीं है, उंगलियां जो हैं पहले जैसी सीधी नहीं दिख रही हैं. काम करने वाले जो बहुत ज़्यादा काम करती हैं महिलाएं, उनकी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं. तो एस्क्यू एंड रेड हैंड्स, हाथ एकदम क्या है, मतलब हाथ एकदम घिसा हुआ है, उनका हाथ एकदम लाल लाल दिखाई दे रहा है. शी टॉक्ड लाउड वाइल वॉशिंग द फ्लोर विथ ग्रेट स्विसेस ऑफ वाटर. ऊंची आवाज़ में वो बात करती हैं जब भी फ्लोर साफ़ कर रही होती हैं. पानी की बौछारों से जब भी वो फ्लोर साफ़ करती हैं, फ़र्श को साफ़ करती हैं, तो ऊंची आवाज़ में बात करती है जैसे एक काम करने वाली साधारण जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली महिलाएं होती हैं जो कहीं पे बाई का और नौकरानी का काम करती हैं. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी सैट डाउन नियर द विंडो एंड थॉट ऑफ दैट गे इवनिंग ऑफ लॉन्ग अगो. लेकिन कभी कभी जब उनके हस्बैंड घर से बाहर होते हैं, ऑफिस में होते हैं, और उनके पास फुर्सत के क्षण होते हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने विंडो के पास बैठ जाती हैं और वो मनहूस शाम को वो याद करने लगती हैं. गे इवनिंग का अर्थ है, गे का अर्थ क्या है, यहाँ पे गे का मीनिंग होगा वो मनहूस नहीं कहेंगे, हालांकि यहाँ पे गे का एग्जैक्ट मीनिंग जो होता है आनंदमयी. तो उस आनंदमयी जिस दिन उनके तरफ सभी अटैचेस जो हैं कैबिनेट के, जितने वहाँ गेस्ट थे सभी उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे, सब उनको अपना परिचय दे रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे. तो उस शाम, उस सुहानी शाम, उस आनंदमयी शाम के बारे में वो कभी बैठ के फुर्सत के क्षण में उसको रिकॉल करने लगती हैं, उसके बारे में सोचने लगती हैं. ऑफ दैट बॉल वेयर शी हैड लुक्ड सो ब्यूटीफुल एंड सो मच एडमायर्ड. What would have happened if she had not lost that necklace? Who knows how strange and changeful is life, how small a thing is needed to make or ruin us. What would have happened if she had not lost that necklace? अब वो सोचने लगती है, विचार करने लगती हैं बैठ के कि अगर वो नेकलेस उनसे नहीं खोया होता तो क्या हुआ होता. अगर वो डायमंड नेकलेस मैडम लोइजल नहीं खोई होती तो क्या क्या हुआ होता, कौन जानता है. हाउ स्ट्रेंज एंड चेंजफुल इज़ लाइफ, और ज़िंदगी कितनी अजीब और चेंजफुल अर्थात अलग होती. हाउ स्मॉल अ थिंग इज़ नीडेड टू मेक और ruin us. कैसे एक छोटी सी चीज़ जो है हमारी ज़िंदगी का सत्यानाश कर देती है.
But one Sunday, having gone to take a walk in the Champs Elysees to refresh herself after the labors of the week, she suddenly saw a woman who was leading a child. It was Madame Forestier, still young, still beautiful, still charming. लेकिन एक संडे की बात है, शाम को जब वो वॉक के लिए चैम्प्स एलिसीज़, कोई पार्क है, कोई ऐसा जगह होगा, वहाँ पे वो जाती हैं अपने आप को रिफ़्रेश तरोताज़ा महसूस करने के लिए। पूरे सप्ताह के छुट्टी जो होती है संडे को, पूरे सप्ताह के काम के बाद संडे को फुर्सत के दिन में, खाली समय में जब वो जाती हैं चैम्प्स एलिसीज़ में, तो वहाँ उन्होंने एक वुमन को देखा जिसके गोद में एक बच्चा है। और वो जब उस महिला को ध्यान से देखती हैं तो रिकॉल करती हैं कि ये तो मैडम फॉरेस्टियर है। और मैडम फॉरेस्टियर जो है अभी भी यंग दिख रही हैं, खूबसूरत दिख रही हैं, आकर्षक दिख रही हैं। शी इज़ लुकिंग स्टिल यंग, ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। मैडम लॉइजल फेल्ट मूव्ड, और ऐसा देख करके मैडम लॉइजल जो है मूव हो जाती है, मतलब थोड़ा सा आहत होती हैं। शुड शी स्पीक टू हर, क्या उनको बात करना चाहिए मैडम फॉरेस्टियर से? यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल अबाउट इट। तो वो निर्णय करती है, बिल्कुल मुझे बात करनी चाहिए मैडम फॉरेस्टियर से। और अब क्यों नहीं बात करनी चाहिए? क्योंकि मैंने उनको वापस कर दिए हैं, सारे उनके जो नेकलेस थे मैंने वापस कर दिए हैं, और मैंने उस नेकलेस को ख़रीदने के लिए कितनी मुझे अपने लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ा, ये सब मैं अब मुझे सुनाना चाहिए उनको। वाई नॉट, क्यों नहीं? सी वेंट अप, और मैडम लॉइजल वहाँ जाती है। गुड डे जेनी कहती है, गुड डे उनको ग्रीट करती है। द अदर एस्टोनिश टू बी फैमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस प्लेन गुड वाइफ। लेकिन मैडम फॉरेस्टियर जो हैं, मैडम लॉइजल के पहनावे और उनको देख करके उनकी जो स्थिति है अभी, एक प्लेन का अर्थ है साधारण, एक साधारण परिवार की जो महिला होती है, पत्नी होती है, उनको देख करके वो उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाती है, पहचान नहीं पाती है। शी डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल एंड स्टैमर्ड, और बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। स्टैमर का अर्थ है थोड़ा सा भ्रमित होना। वो भ्रमित होकर क्या बोलती हैं मैडम फॉरेस्टियर, लेकिन मैडम मैं आपको नहीं जानती, शायद आप किसी गलत व्यक्ति को, मुझे शायद आपने मिस्टेकन, मतलब शायद आपने मुझे कोई और व्यक्ति समझ लिया। नो आई एम मैथिल्डे लॉइजल, नहीं, मैं मैथिल्डे लॉइजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, ओ माई पुअर मैथिल्डे हाउ आर यू चेंज्ड। अब मैडम फॉरेस्टियर जो मैथिल्डे लॉइजल, मिसेस लॉइजल की मित्र हैं, वो पहचान लेती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ओ बेचारी, माई पुअर मैथिल्डे, तुम कितनी बदल गई हो पहले से। यस आई हैव हैड अ वेरी लिटिल लाइफ, वेरी हार्ड लाइफ सिंस आई लास्ट सॉ यू, एंड ग्रेट पॉवर्टी, एंड दैट बिकॉज ऑफ यू। ऑफ मी, हाउ सो? मैथिल्डे बोलती है, हाँ बिल्कुल मैं बदल गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत कठिनाई, बहुत संघर्ष वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। कब से जी रही हूँ? जब मैं आप पिछली दफ़ा 10 साल पहले जब मैं आपसे मिली थी। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें घोर गरीबी है, और ये सब कुछ, ऐसी ज़िंदगी और इतने संघर्ष, सब कुछ जो मुझे झेलने पड़े, ये सब आपके कारण है। मैडम फॉरेस्टियर बोलती है, मेरे कारण? कैसे? डू यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस यू लेंट मी टू वियर एट द मिनिस्ट्रियल बॉल? आपको याद है आपने जो डायमंड नेकलेस मुझे मिनिस्ट्रियल पार्टी में पहनने के लिए दिया था? यस, वेल, बहुत अच्छी तरह याद है। वेल, आई लॉस्ट इट, बिल्कुल मैंने उसे खो दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक? तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन तुमने तो मुझे वो मेरा डायमंड नेकलेस वापस किया था। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैड नथिंग। एट लास्ट इट इज़ एंडेड एंड आई एम वेरी ग्लैड। आपको पता है, एग्जैक्टली वैसा ही डायमंड नेकलेस मैंने आपको दिया था, और ऐसा करने में हम लोगों ने चूँकि उस डायमंड नेकलेस को उधार के पैसे से ख़रीदे थे और आपको दिया था, और उस उधारी को चुकाने में हमें 10 साल लग गए, और ये सब कुछ हम दोनों के लिए बहुत आसान नहीं था। हम लोगों के लिए, वैसे लोगों के लिए जिनके पास कुछ नहीं था,
अपने और अपने वाइफ के बारे में मैडम लोइजल कह रही थी। और अंततः मैंने चुका दिए सारे कर्ज को चुकाने में मुझे 10 साल लगे, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टियर हैड स्टॉप्ड। ऐसा सुन के मैडम फॉरेस्टियर बिल्कुल रुक गई। यू से डैट यू बॉट अ नेकलेस ऑफ डायमंड्स टू रिप्लेस माइन। तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने जो मुझे डायमंड का नेकलेस दिया वो डायमंड का था। यस यू हैव नेवर नोटिस्ड इट देन दे वर वेरी सिमिलर। हाँ बिल्कुल, आपने इस बात को गौर नहीं किया क्योंकि वो पिछली वाली नेकलेस से बिल्कुल सिमिलर था। एंड शी स्माइल्ड विथ ए जॉय दैट वाज एट वंस प्राउड एंड इंडिजेनस। और ये सुन करके मैडम फॉरेस्टियर स्माइल करने लगती हैं। एक जो मुस्कान होती है, जो घरेलू मुस्कान, जो जिसको इंजेनुअस का अर्थ होता है, प्राउड एंड इंजेनुअस, इंडिजेनस नहीं है, सॉरी, इंजेनुअस, INGENUOUS, इंजेनुअस का अर्थ है एक जो ऐसी स्माइल जो ट्रूथफुल होती है, निष्पाप, सच्ची स्माइल। वो रोक नहीं पाती अपने फेस पे और वो एक गर्व और सच्ची मुस्कान के साथ स्माइल देती हैं। किसको? मैडम लोइजल को। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड एंड टुक हर हैंड्स। और ये बात सुन करके बहुत आहत होती है मैडम फॉरेस्टियर। डीपली मूव्ड का अर्थ है, और वो अपने हाथ उसके हाथ से हटाती है और बोलती है, ओ माई पुअर मैथिल्डे, बेचारी मैथिल्डे, वाई माई नेकलेस वॉज पेस्ट, इट वॉज वर्थ एट मोस्ट ओनली 500 फ्रैंक्स। मेरा जो नेकलेस था ना, वो एक आर्टिफिशियल था, वो एक्चुअल डायमंड नेकलेस नहीं था, रियल डायमंड नेकलेस नहीं था, और उसकी जो कीमत है सिर्फ 500 फ्रैंक थी, ना कि 34,000 फ्रैंक्स। वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था। तो ये सारी बातें सुन करके मैडम फॉरेस्टियर काफ़ी क्या होती है, आहत होती हैं कि एक आर्टिफिशियल डायमंड नेकलेस को रियल समझ के उसके और उसके हस्बैंड ने अपने लाइफ में 10 साल कितना संघर्ष किया। तो इस स्टोरी से यही हमें सीख मिलती है कि हमें दिखावा वाली ज़िंदगी में विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बिलीव इन द लाइफ ऑफ शोइंग ऑफ आवरसेल्फ, राइट। हमें दिखावा में विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड लीव ऑन आवर ओन, वी शुड बिलीव इन आवर ओन रिसोर्सेज, इन आवर ओन कॉन्फिडेंस, राइट, इन आवर ओन स्टेटस। हमारा जो भी स्टेटस है, हमारी फैमिली जैसी भी है और हमारा कॉन्फिडेंस जैसा भी है, हमारा जितना भी सामर्थ्य है उसमें हमें संतोषपूर्वक रहना चाहिए। वी शुड लीव अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ विथ वट एवर रिसोर्सेज वी आर हैविंग, एंड वी शुड नॉट ऑलवेज कंपेयर आवर रिसोर्सेज विथ सम अदर पर्सन, विथ सम अदर फैमिली। किसी दूसरे परिवार के या किसी दूसरे व्यक्ति से हमें अपने रिसोर्सेज को कंपेयर नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।